दोस्तों नमस्कार। हम आप लोगों के बीच यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस मेंस क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखते भी हैं। उसी सिलसिला में आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। 2000 यूपीएससी ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था और ये क्वेश्चन हम आपके सामने क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले हम इसके विषय में आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फिल्म से क्वेश्चन पूछा गया है। फिल्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी फिल्म से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ हम आपको यही बताने के लिए ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि देखिए फिल्म से क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। और रिसेंट ट्रेंड में आप देखिए पिछले कुछ दिनों में कुछ फिल्में काफी विवादित रहा है। जैसे केरला स्टोरी हो गया, अभी आदि पुरुष चल रहा है, इससे पहले पठान था। तो कुछ फिल्में काफी विवादित रहा इस समय। तो जो 2023 का जो मेंस लिखने जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले, या तो यूपीपीसीएस। अब देखिए पीसीएस क्या करता है, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, वो यूपीएससी को फॉलो करता है। आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस तो पूरी तरीका से यूपीएससी को ही फॉलो करता है, और बिहार पीसीएस भी 68 से आप देख लीजिए तो वो काफी कुछ यूपीएससी के पैटर्न पे लेके आ गया है क्वेश्चन के स्तर पे। जैसे उनका ऐसे आप देखिए कितना खतरनाक ऐसे पूछा है। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं कि हो सकता है 69 का जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो सवाल इस तरीका से बनता है। पहले हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि इसको आप अगर लिखते या इस तरह क्वेश्चन आता तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते, फिर आज के कंटेस्ट में ये सवाल कैसे आ सकता है, क्या एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं, फिर हम उसके विषय में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वहां देखिए स्वतंत्रता शब्द नहीं लिखा था किताब में, हिंदी इसका यही किया हुआ था स्वतंत्र, तो इसलिए हम वही शब्द लिखे हैं। इसका इंग्लिश है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हिंदी ट्रांसलेशन के लिए यूपीएससी जाना जाता है, आप भी जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है, मतलब एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप इसका आंसर लिखिए एक पैराग्राफ में। और ये क्वेश्चन 150 शब्द का था, अगर हमने देखा है 150 शब्द का ये क्वेश्चन था कि आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन थी, कितना क्वेश्चन पूछा गया। फिर अगला का है क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य यानी हेट स्पीच, मैंने इंग्लिश लिख दिया है, क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। और उसके बाद कह रहा है कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। तो तनिक भिन्न स्तर पर, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछे। तो यूपीएससी है और आजकल स्टेट पीसीएस भी थोड़ा सा देने लगा है, तो हम इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लाए। अब देखिए इसका जब आप आंसर लिख रहे होते पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19A फंडामेंटल राइट। आप बता सकते हैं इस चीज को, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। अभिव्यक्ति का माध्यम, हमारे बोलने की आजादी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारत के मूल संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 19A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रावधान किया गया है। यह हमें देश में किसी भी विषय पर अपनी अभिव्यक्ति पोस्ट में बोलने की आजादी प्रदान करती है। सिर्फ जिसे संविधान देश
राष्ट्रगान, मतलब जिनका हमें सम्मान करना चाहिए था, तो आप पोस्ट में लिख दीजिए कि हमारे लिए सम्मानीय वस्तुओं के अलावा, सम्मानीय चीज़ों के अलावा या इसके अतिरिक्त, जैसे संविधान, राष्ट्र झंडा, महापुरुष, जो हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज में जिनका कुछ नाम दिया है, उनके अतिरिक्त हम अपने अन्य विषयों पर अपनी बातों को रख सकते हैं। ये हमें संविधान आज़ादी देता है। ये हो गया हमारा क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का संकल्पना से आप क्या समझते हैं। फिर कोई एग्जाम्पल आप दे दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर भारत सरकार की किसी नीति से हम सहमत नहीं होते तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको हम अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं। एग्जाम्पल ये आपका हो गया पहला सेगमेंट का आंसर, कि भारत के मूल संविधान में, ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप अगर कुछ भी लिखेंगे तो उसको एग्जाम्पल से पुष्ट करेंगे। एग्जाम्पल से अगर आप पुष्ट करते हैं तो फिर आपका एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देता है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको आप सिद्ध कर देते हैं कि ये चीज़ सही है। तो अब अगला देखिए, अगला कहा क्या, इसकी परिधि में घिरना वाक्य भी आता है। तो आप जानते हैं कि इसकी परिधि में अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ उस पर कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ है। आप जानते हैं 19A में हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन फिर उसी 19 आर्टिकल में, आर्टिकल 19 के 2 में हमें प्रतिबंधित किया गया है। जैसे अभी मैं आपको बताया कि आप संविधान का आलोचना नहीं कर सकते हैं, आपको संविधान का सम्मान करना होगा, ठीक। आप हमारे महापुरुष, राष्ट्रीय गीत और देश की संप्रभुता, तो क्या हुआ, एक युक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ। अगर आप इस एंगल को सिर्फ लिखेंगे कि नहीं, इस तरीका का प्रावधान किया गया है कि नैतिकता, समाज में विमनस्यता आदि के आधार पर घिरना वाक्य को प्रतिबंधित किया गया है, तो ये थोड़ा आंसर अधूरा हो जाएगा। क्योंकि हेट स्पीच पे कुछ दिन पहले, ये बात सही है कि अगर आपके किसी व्यक्ति से, किसी वक्तव्य से किसी को दुख पहुंचता है तो वो इसके दायरे में नहीं रखा गया है, तो यही आता है हमारा हेट स्पीच। तो ये तो आपका एक पक्ष है कि ठीक है, इसकी परिधि में घिरना वाक्य भी आता है, तो नहीं, इसकी परिधि में घिरना वाक्य नहीं आता है। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां तक जाती है जहां तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन न होता, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा। लेकिन अगर कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, आप लोग पढ़े भी होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े हुए तो हम बताते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी है, उन्होंने कुछ नारा लगा दिया था। तो उनमें कहा गया था कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि मुस्कुरा के अगर आप कोई बात कहते हैं, ठीक है, मुस्कुरा के यदि आप कोई बात कहते हैं तो वो घिरना हेट स्पीच के श्रेणी में नहीं आता, ठीक। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मुस्कुरा के अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आता है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। और दूसरा जजमेंट ये है कि अगर आपकी किसी अभिव्यक्ति से, जैसे किसी अभिव्यक्ति से जब आप बोलते हैं, उससे हिंसात्मक प्रवृत्ति अगर समाज में नहीं बढ़ती है, ठीक, आपका ये इंटेंशन ना हो कि समाज में हिंसा बढ़ के, तो वो भी हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है। जैसे अभी आप अगर देखें होंगे कि राहुल गांधी को जो सजा हुआ है, तो हेट स्पीच का मामला नहीं है, वो अलग इशू है। लेकिन उसी इशू को लेके कई कोर्ट्स का इस तरह का, उस मुद्दे से संबंधित अन्य विषय पर कोर्ट सुनवाई करते हुए इस तरह का ओरल टिप्पणी यानी मौखिक टिप्पणी किए हैं। ऐसे नहीं किए हैं कि अगर आपका इंटेंशन ऐसा ना हो कि आप समाज में हिंसा फैलाना चाहते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ये हेट स्पीच की सुनवाई के दौरान ही ये बात कहा था, उस समय तक वो बात भी चर्चा में आ चुका था, समझ रहे हैं। और तीसरा स्टेटमेंट जिन पे आया था कि हेट स्पीच एकदम बता दे कि मुस्कुराए कहा गया, और दूसरा इंटेंशनली, और तीसरा कि चुनाव के टाइम पे, जो आप निर्वाचन जब होता है किसी राज्य में या देश में, अगर चुनाव होता है, आप देखते हैं उस समय नेताओं को किस तरीका से बयान दिए जाते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि चुनाव के समय दिए गए बयान को अगर हम आधार बनाने लगे तो कितने नेताओं को जेल जाना पड़ जाएगा। तो ये तीन इसके अंदर, ये संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है, इस तरह का, लेकिन ये कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन है। और जब आप अपना आंसर लिखते हैं और कोट करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार या माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार, तो फिर वो आपका सही माना जाता है। तो हम क्या बताते हैं, एक तो ये सही है कि इसकी परिधि में घिरना वाक्य भी आता है, नो नहीं आता है, लेकिन इन परिस्थितियों में हेट स्पीच को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे
कि इन परिस्थितियों में चुनाव मुस्कुरा के और इंटेंशनल यानी इरादा, तो इसको आप इसमें शामिल करेंगे कि नहीं, घिरना वाक्य इसमें इस परिस्थिति में नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड अन्य कोर्ट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न न्यायालयों के द्वारा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं हो तो किस न्यायालय ने क्या स्टेटमेंट दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरला हाई कोर्ट ने कहा, अगर आपको नहीं पता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न न्यायालयों के द्वारा। ठीक, तो ये सब थोड़ा सा शब्द का बारीकी होता है कि आप कैसे बचते हैं। अब अगला जो इसमें एक तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में फिल्म भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, फिल्म अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इसलिए मैं बताया, अभी देखिए जो कितनी फिल्मों पर विवाद चल रहा है, तो ये क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि फिल्म से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जब हम ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो ये कहता है कि सर लिखिए कैसे, उसके सामने एक समस्या आता है। तो क्या होता है, आपके पास अगर एग्जाम्पल नहीं होता है तो ये आप कोई पॉइंट्स जानते हैं और उसका एग्जाम्पल अगर आप नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके आंसर को कमजोर बना देता है। ठीक है, इससे सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी से अगर कोई सवाल पूछा या उससे संबंधित कोई ऐसा पूछा, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं पर कोई क्वेश्चन पूछा, तो क्या आप ये एग्जाम्पल तो डाल सकते हैं, एग्जाम्पल के स्तर पर तो आप डाल सकते हैं। अब हम इससे पहले आपको दो जजमेंट के बारे में बताते हैं, फिर इसके आंसर को हम बताएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक लड़का ने अपना याचिका दिया, उसका सरनेम था मोची। मोची एक सरनेम होता है, तो उसके फादर ने अपना सरनेम चेंज कर लिया। जैसे होता है कि मोची, इसी पे जातिवाद पे दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर टिप्पणी हम आपको बता रहे हैं। तो सरनेम मोची था उसके फादर का, तो उसे सामाजिक अपमान महसूस हो रहा था जातिवाद के कारण, तो उन्होंने अपना सरनेम को चेंज कर लिया, पैन कार्ड पे ये लिख दिया तो वो हो गया। तो उसके पुत्र ने सीबीएसई को कहा कि मेरे फादर ने सरनेम चेंज किया है तो मेरा भी सरनेम चेंज कर दिया जाए, बट सीबीएसई ने उसके इस याचिका को या उसके इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि नहीं, आपका जो नाम है वही रहेगा, नाम चेंज करने से आपकी जाति चेंज नहीं हो जाएगी। सीबीएसई का ये दलील था। लेकिन ये दोनों लड़का भाई बहन था, भाई बहन दोनों दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को ये डायरेक्शन दिया कि नहीं, आप इसके सरनेम को चेंज कर दीजिए, ये इसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के तहत ये इसका फंडामेंटल राइट है कि ये क्या सरनेम रखना चाहता है। अगर इस सरनेम से उसे अपमानजनक महसूस होता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप अपने अनुसार जीवन जिए। तो ये कहा कि इन्होंने नायक से, मोची से नायक सरनेम कर लिया, मोची से सरनेम नायक कर लिया। ठीक है, तो कहा कि ये किसी अगर नायक सरनेम वाले को किसी अन्य चीज का बेनिफिट्स मिलता होगा तो ये नहीं लेगा, क्योंकि ये मोची से आया है, लेकिन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इसे आप नायक दीजिए। तो अब देखिए ये क्या है, आर्टिकल 21 से संबंधित अगर कोई सवाल आपसे पूछ लेता है और अगर आपको ये एग्जाम्पल पता है तो आप एग्जाम्पल डाल देंगे ना। तो चीजें हमेशा इसलिए नहीं हम पढ़ते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हम ऑब्जर्व चीजों को इसलिए भी करते हैं कि ये हमें एग्जाम्पल के काम में आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमें केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। एक लेडी थी, रवि फातिमा एक नाम था उनका, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, रवि फातिमा शायद नाम था। तो ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। वो अपने न्यूड बॉडी पे, मतलब ओपन बॉडी पे, खुले बॉडी पे, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनी हुई थी, अपने बच्चों से 14-15 साल का उनका एक बेटा था और 1 साल छोटी उनकी एक बेटी थी, उनसे दोनों से अपने न्यूड बॉडी पे पेंटिंग बनवा रही थी और उस पेंटिंग का वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी। न्यूड बॉडी पे पेंटिंग बना के बच्चा उसका पेंटिंग बना रहा था, वो लेटी हुई थी और उसका सोशल मीडिया पे वीडियो बना के पोस्ट कर दी। तो केरला पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक्शन ले लिया और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। तो वो महिला भी केरला हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी। तो केरला हाईकोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत ये जजमेंट सुनाया कि नहीं, उन्होंने 2 शब्द केरला हाईकोर्ट ने डिफाइन किया था। एक किया था नग्नता, ठीक है, और दूसरा किया था अश्लीलता। बोला कि नग्नता और अश्लीलता दो चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। तो केरला है पुलिस का ये तर्क था कि ये लेडी अश्लीलता को फैला रही है और बच्चा उसमें शामिल था, तो पॉक्सो एक्ट। लेकिन कोर्ट ने इसके इस जजमेंट को, इस तर्क को, पुलिस के इस तर्क को नहीं माना
उन्होंने कहा कि नहीं, ये नग्नता है, ये अश्लीलता नहीं। और उस महिला का ये तर्क था कि हम अपने बच्चों में महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता को बढ़ाने हेतु ये काम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इसके इस दलील को मान लिया और आर्टिकल 21 के तहत ही ये डिसीजन दिया कि ये महिला का फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है कि वो इस तरह का लाइफ अगर जीना चाहे तो वो जी सकती है। तो आप कहेंगे कि ये तो फिर ओपन रोड पे भी इस तरह से चल सकता है, नहीं, वो हमारा सामाजिक बंधन है, सामाजिक बंधन है वो। तो थोड़ी बहुत आप जानते हैं कभी कभी कोर्ट्स का भी आलोचना होता है, उसके जजमेंट का भी आलोचना होता है, जैसे इसकी इंटेंशनली आलोचना हम नहीं करते, जज ने इंटेंशनली उसका ऐसा दिया, हम ये कहते हैं कि हम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। तो हो सकता है आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट का डिसीजन है तो फिर वो डिसीजन आपको मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, ये लेडीज नग्नता कर रही है, न्यूडिटी कर रही है, लेकिन अश्लीलता नहीं फैला रही है, ये संवेदनशीलता को बढ़ा रही है, उन्होंने उसको बेल दे दिया। तो ये बताया कि आर्टिकल 21 अभी काफ़ी चर्चा में है। तो इस तरीका से अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना पड़े, आर्टिकल 21 से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इन सब घटनाओं पे नज़र बना के रखिए, इससे आपको एग्जाम्पल मिलता है और आपका आंसर पुष्ट होता है, इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। चलिए अब हम इस पर, ये हमारा अभिव्यक्ति वाला तो आर्टिकल 19 संबंधित था। अब कह रहा है क्या है कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है। अभी हमारे यहाँ, हमारे देश में अभिव्यक्ति के कितने माध्यम हैं, बहुत सारे माध्यम है अभिव्यक्ति के। एक तो हम किसी को कुछ कहते हैं, बोलते हैं, बोल के कुछ बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बोलते हैं, प्रिंट मीडिया में हम लिखते हैं, हम पुस्तक लिखते हैं ना, पुस्तक में अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी बात को कभी देखें, बहुत सारा पुस्तक भी विवाद में आ जाता है, तो पुस्तक है, एक फिल्म भी है और एक माध्यम कार्टून भी है। आप देखे होंगे कि पेपर में अक्सर कार्टून आते रहता है, तो कार्टून के माध्यम से भी हम अपने अभिव्यक्ति को प्रसारित करते हैं, अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं कार्टून के माध्यम से। तो ये अगर क्वेश्चन यही पूछे कि भारत में अभिव्यक्ति के कौन कौन से माध्यम हैं, तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा। समझ गए कि पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, कार्टून है, सोशल मीडिया है, फिर हम बोलते हैं किसी को सामने से कुछ, और फिल्म है। अभी कारण क्या कि फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से, अन्य रूप यही होंगे जो हम बताएं, अन्य रूप तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है। उस समय भी कुछ फिल्म को लेके चला था मामला, इसीलिए सवाल पूछा गया था। अभी भी मामला चल रहा है, इसीलिए सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि आप भी अपना तैयारी कर रहे होंगे, तो सोचिएगा कि तनिक भिन्न स्तर पर फिल्में क्यों। ऐसे हम बता देते हैं कि देखिए, फिल्म जो है एक कंप्लीट लाइफ को प्रदर्शित करता है। कंप्लीट लाइफ मतलब कैरेक्टर शुरू होता है और अंत तक जाके समाप्त होता है, और उसमें काफ़ी चीज़ों का कॉकटेल होता है, काफ़ी चीज़ें उसमें लिया जाता है। जैसे अगर आप एक कोई पुस्तक लिख रहे हैं, तो पुस्तक में क्या होता है, किसी प्रसंग पे से किसी लोगों को आपत्ति हो सकता है कि आपने इस पुस्तक में ये प्रसंग क्यों लिखा। ठीक है, किसी कार्टून से, कार्टून में तो कोई आपत्तिजनक चीज़ होती नहीं है, सिर्फ ये होता है जिसके ऊपर कार्टून बनता है, कभी कोई वो व्यक्ति पर्सनली नाराज हो जाते हैं, चाहे वो हमारे राजनेता हो या अन्य कोई हो, तो वह व्यक्ति, ऐसे कार्टून में कुछ इस तरह का नाराजगी वाला बात होता नहीं है, कुछ इस तरह का लिखा नहीं जाता है जिससे कि आम जनमानस को ये लगे। और पुस्तक के प्रसंग से कभी कभी होता है कि आपने मेरे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दिया इस पुस्तक में, ठीक है। जैसे देखो कॉमेडी शो अक्सर चलते रहता है, कॉमेडी क्या होता है, बोलने का अभिव्यक्ति है, हम बोल के अपना अभिव्यक्ति, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये समस्या आ जाता है कि आपने इस तरह की टिप्पणी क्यों की। तो यहाँ पे सिर्फ एक रूप है, लेकिन फिल्म में देखिए, फिल्म में क्या है, कभी कभी कपड़ों को लेकर विवाद होता है, किसी सीन को लेकर विवाद होता है, किसी डायलॉग को लेकर विवाद होता है। तो वहाँ पे क्या है ना, एक संपूर्ण कंप्लीट कल्चर को दिखाता है फिल्म, और कंप्लीट कल्चर में कई चीजें आती हैं जिनमें, अब वो भी तो हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है ना, कि हम किस तरीका से सीन को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर आप पढ़े होंगे एनिसेंट इंडिया में नाट्य यानी नाटक, तो 3 तरह का होता है, एक नृत्य होता है, एक नाट्य होता है। एक में क्या होता है, सिर्फ हमारी भाव भंगिमाएं चलती हैं। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम,
कभी कभी हम बोलते नहीं, इशारा भी कर देते हैं, आदमी समझ जाता है। तो क्या किए, अब जो आदमी गूंगा है, नहीं बोल पाता है, क्या वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? क्या इशारा करता है कि नहीं करता है? तो ये होता है फिल्म में ये सारी चीजें होती हैं। कभी हम भाव भंगिमा से कोई चीज कहना चाह रहे हैं, उसमें कभी हम बोल के कह रहे हैं, कभी किसी सीन के माध्यम से हम कोई संदेश देने का काम करते हैं, ठीक है, और या कभी किसी ड्रेस कोड के माध्यम से हम कोई संदेश देने का संदेश देने का काम करते हैं। इसीलिए कारण यही आपको लिखना पड़ेगा कि फिल्म एक कंप्लीट कल्चर को दिखाता है। जैसे किसी चीज पर अगर फिल्म बनती है तो क्या होगा, कंप्लीट कल्चर दिखाता है, शुरू से लेकर अंत तक दिखाया जाता है, उसमें ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसमें काफी चीजों का समागम होता है। तो ये इसीलिए अधिक, जैसे पुस्तक है, पुस्तक में किसी की जीवनी होती है, वहां भाई कोई सीन क्रिएट नहीं होता है ना पुस्तक में कोई कलर नहीं होता कपड़े का, तो इसीलिए कार्टून में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम बोल रहे होते हैं तो वहां भी इस तरह कुछ नहीं होता है। तो यही बताया ना कि ये चीज इसीलिए कहा जाता है कि फिल्म में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर इसलिए है। और देखिए उसके बाद देखिए फिल्म को जितने चरणों से गुजरना पड़ता है, उतने चरणों से अन्य चीजों को नहीं गुजरना पड़ता है। अगर आप कोई पुस्तक लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप उसका कॉपीराइट लेते हैं सिंपल, और आप या किसी प्रकाशन से आप संपर्क करके उसका बुक पब्लिश कर देते हैं। अगर किसी को आपत्ति है या किसी का आपने कॉपीराइट किया तब वो आपके ऊपर आपत्ति दर्ज करता है। संगीत में हमारा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो इसमें क्या करते हैं, हम कोई संगीत लिखते हैं, किसी को कोई आपत्ति हो कि आपने मेरा गाना चुराया तो वो क्लेम करता है, या कोई कार्टून बनाते हैं तो उसके लिए तो कोई परीक्षण है ही नहीं। इस तरह के आपने सुना कभी कोई सरकारी आयोग बोर्ड बना है जो कि कार्टून बनाने के बाद पहले उसको दिखाना पड़ता है फिर हम प्रकाशित करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन फिल्म के लिए क्या है, सेंसर बोर्ड बना हुआ है ना, फिल्म के लिए एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है कि आप पहले फिल्म बनाते हैं, उसको आप दिखाते हैं, फिर वो अपने अनुसार काट-छाँट करता है और उसके बाद वो प्रकाशित होता है। लेकिन क्या किसी अन्य चीज के साथ, सपोज कि आप पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया में आपको कोई खबर छापना हो, आप क्या करते हैं, आप खबर छाप देते हैं। अगर उस खबर पे आपने गलत खबर छापा है तो सरकार एक्शन लेती है, या आप कोई शिकायत करता है कि ये हमारी भावनाओं को आहत किया है या ये गलत खबर छापा है तो फिर सरकार एक्शन लेती है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हम खबर पेपर लिखे और जाके फिर सरकार को, आईएमबी मिनिस्ट्री को या अन्य किसी संस्थान को दिखाए कि भाई हम ये खबर छाप रहे हैं और फिर आप छापते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिल्म के साथ ऐसा होता है। इसलिए कहा गया है कि अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है चर्चा भी। इसी तरीका से 3-4 पॉइंट हम पहले बताए और 1-2 पॉइंट सेंसर बोर्ड को लेके, तो फिल्म अभिव्यक्ति के अन्य से भिन्न स्तर पर क्यों है, यही रीजन है। तो ये हमारा कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और हम जो 2-3 चीजें इधर चर्चा में थी अभिव्यक्ति को लेके वो हम बता दिए हैं, और आप इसी तरीका से जो आपके अगल बगल घटनाएं घटती है उस पर आप नजर रखिए। इससे क्या होता है ना, आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल मिल जाते हैं और जब आप लेटेस्ट एग्जाम्पल डालते हैं तो एग्जामिनर काफी प्रभावित होता है आपसे कि लड़का सजग है, अपडेट है, ठीक। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हम आपको बता भी दिए हैं। इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी। अगर आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आप हमसे आंसर राइटिंग के लिए जुड़ सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट फी पे आप हमें अपना आंसर दिखा सकते हैं, किसी भी डाउट्स पे चर्चा कर सकते हैं। और 69 बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। तो वीडियो का अपनी एक समय सीमा होती है, काफ़ी चीज़ के लिए भी मैंने क्लियर करने का प्रयास किया, और आपको कोई डाउट हो तो आप फ़ोन नंबर पे या ऐसे भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इसीलिए कहना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।